नमस्कार दोस्तों, स्कोर बूस्टर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक आप देख सकते हैं, इसमें जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट इंक्लूड्स हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे तेज फास्टेस्ट बर्ड की बात करें तो ये जो है फाल्कन बर्ड है, चिड़िया है, जो कि 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये, और जो फास्टेस्ट लैंड एनिमल है ये चीता है 112 किलोमीटर पर आवर। और अगर स्नेक की बात की जाए तो लार्जेस्ट जो अभी तक मेजर्ड जिसको नापा गया है तो ये रेटिकुलेटेड पाइथन है, जिसकी जो लंबाई है लगभग 24 फीट है। और अगर वेट में बात करें हैवीएस्ट स्नेक तो ये ग्रीन एनाकोंडा है। रामसर साइट बेसिकली 1971 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन साइन किया गया था। रामसर एक सिटी है ईरान में, तो वहाँ पे इस कन्वेंशन को साइन किया गया था। रामसर में बेसिकली उस साइट को ऐड किया जाता है जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट हो और वो वेटलैंड हो बेसिकली, क्योंकि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सकता है और वो जो है वाटर हार्वेस्टिंग में हेल्प कर रहा है, क्योंकि जो वेटलैंड में है वो बेसिकली वाटर रहता है, तो वाटर का पर्कोलेशन भी तो होता है, तो ग्राउंड वाटर का लेवल भी बढ़ता है। तो अगर सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए लार्ज मतलब इस मैक्सिमम वेटलैंड इंडिया में, तो ये तमिलनाडु स्टेट में है, जहाँ पे 20 साइट्स को रामसर साइट में ऐड किया गया है। और लार्जेस्ट जो वेटलैंड साइट है ये सुंदरबन, जो कि वेस्ट बंगाल में है। स्मॉलेस्ट में ये डिपेंड करेगा कि आपके एग्जाम में ऑप्शन कौन सा है। एक है वेम्बनाड वेटलैंड जो कि केरल में है, और दूसरा है रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश में। दोनों का जो साइज है लगभग 0.2 किलोमीटर स्क्वायर है एरिया। तो जैसा ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से आपको टिक करना है। और रामसर साइट्स के अंदर ही, जैसे ये रामसर साइट्स हो गई, इसमें पूरी रामसर साइट ऐड की जा रही हैं। तो इसी में एक लिस्ट होती है जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। तो इसमें वो वेटलैंड ऐड होती हैं जो कि थ्रेटेंड हैं, जिसको अगर आज नहीं सही समय पे बचाया गया, कंजर्वेशन एफर्ट नहीं किया गया, तो वो जो अपना ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लॉस कर देंगे। तो वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी लॉस हो जाएगी। तो इसीलिए इसमें बेसिकली इंडिया की 2 साइट ऐड हैं। एक लोकटक लेक है जो कि मणिपुर में है, दूसरा केवलादेव नेशनल पार्क है जो राजस्थान में स्थित है। लोकटक आप जानते होंगे कि ये वर्ल्ड की जो है वनली, ये वर्ड आप ध्यान दीजिएगा, वनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये वर्ल्ड में। सेंसर मोशन बेसिकली ये किसी गवर्नमेंट के किसी एक्शन, किसी पॉलिसी को डिसअप्रूव करने के लिए, सेंसर करने के लिए ये मोशन लाया जाता है। तो ये मोशन जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। इसमें जब क्या करता है, अगर मान लीजिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके किसी एक्शन या पॉलिसी को, वो मान लीजिए जो एमपी हैं बेसिकली, वो जो गवर्नमेंट के किसी पॉलिसी एक्शन के खिलाफ जो है डिसअप्रूवल या अपनी नाराज़गी व्यक्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो सेंसर मोशन लाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो अपना डिसकंटेंट लिख के बेसिकली मोशन के रूप में वो जो चेयरमैन या स्पीकर हैं उनको नोटिस देते हैं। और फिर उस पर अगर चेयरमैन को लगता है कि हाँ ये जेन्यून रीजन है, इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, तो उस पर डिस्कशन होता है, उसके बाद फिर वोटिंग होती है। सेंसर मोशन में एक इंडिविजुअल मिनिस्टर को भी टारगेट किया जा सकता है। सेंसर मीन्स बेसिकली क्या होता है, रोकना। तो लेकिन सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन में एक डिफरेंस ये है कि जो सेंसर मोशन है, यहाँ पे अगर ये मोशन पास हो जाता है तो गवर्नमेंट को ये ज़रूरी नहीं है, ये बाइंडिंग नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि वो जो है रेजिग्नेशन दे। और सेंसर मोशन जब भी लाया जाएगा तो उस केस में स्पेसिफिक रीजन देना मैंडेटरी है। इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 का है, और एक है आर्म्स एक्ट, ये 1959 में जब देश आज़ाद हुआ तब इंडिपेंडेंट के बाद लाया गया। और रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 का, डायोर्स एक्ट 1869 का। नाइजीरिया में एक एथनिक ट्राइब्स रहती है जिसको फुलानी बोलते हैं। ये बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती है। ये आप नाइजीरिया देख सकते हैं, यहाँ पे ये ट्राइब्स बिलोंग करती है। जबरवान माउंटेन रेंज, ये माउंटेन रेंज जो कि पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के बीच में ये माउंटेन रेंज लाई करती है, जो कि कश्मीर वैली में सिचुएटेड है इन जम्मू एंड कश्मीर। और अगर इस माउंटेन रेंज को आप ऐसे सपोज करिए तो इसके फ्रंट में जो है आपको डल लेक देखने को मिलेगा।
जबर वन जो माउंटेन रेंज है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मुगल गार्डन भी स्थित हैं। सलीमार बाग, निषाद बाग, इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन भी इसी रेंज में स्थित है। दाचिंगम नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में। और इस माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक महादेव पीक है। और यहाँ पे इस माउंटेन रेंज में आपको शंकराचार्य टेम्पल भी देखने को मिलेगा जो इस माउंटेन रेंज के एज पे स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं जैसे जोजिला पास जो कि ग्रेट हिमालय में स्थित है, बनिहाल पास पीर पंजाल रेंज पे, फोटुला ये जास्कर रेंज, खारदुंगला ये लद्दाख रेंज पे स्थित है। ये आप मैप पे देख सकते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर उसके बाद आप ये जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर हैं ये आपके ट्रांस हिमालय कहलाते हैं। उसके बाद आपके ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक शुरू हो जाते हैं। थ्वाइट्स ग्लेशियर, इसको डूम्सडे ग्लेशियर भी कहा जाता है क्योंकि ये ग्लेशियर अगर पिघल जाएगा ना तो इसकी इतना अधिक साइज है सिमिलर टू ग्रेट ब्रिटेन कि अगर ये मेल्ट हो गया तो इससे क्या होगा कि जो सी लेवल है आज के समय इसके मेल्ट होने के बाद वो करीब 65 सेंटीमीटर लगभग राइज होगा। तो ये जो भी आइलैंड कंट्री हैं जो कि लोअर लेवल हैं वो बेसिकली डूब जाएंगे, उनकी टेरिटरी काफ़ी सारी डूब जाएगी। और ये अंटार्कटिका के वेस्टर्न पोर्शन पे स्थित है। रिवराइन आइलैंड ऐसे आइलैंड जो कि रिवर के द्वारा फॉर्म हुए हैं। तो इंडिया में आपको एक श्रीरंगम आइलैंड देखने को मिलेगा जो तमिलनाडु में स्थित है, ये कावेरी रिवर पे। दूसरा आपको भवानी आइलैंड मिलेगा, ये आंध्र प्रदेश में है कृष्णा रिवर पे। और तीसरा आपको मिलेगा अगट्टी आइलैंड, ये बेसिकली एक कोरल आइलैंड है जो कि लक्षद्वीप, ये आर्कीपेलागो मतलब होता है कि बेसिकली ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। और जो मजूली आइलैंड है ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है रिवराइन आइलैंड है और ये असम में स्थित है। और ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर यारलुंग सांगपो जो जिसको चाइना में बोला जाता है, इस रिवर जब ये इंडिया में एंट्री करती है ना तो ये असम वाले रीजन में ये फॉर्म करती है आपका मजूली आइलैंड। टोबैको का जो है इंट्रोडक्शन इंडिया में पोर्तुगीज़ के द्वारा किया गया और पहली बार ये 17वीं सेंचुरी में इंडिया में इसको एंट्री की गई थी। और ये जो पहली बार इसका इंट्रोडक्शन जो इंडिया का सदर्न पोर्शन है ना, जैसे हमारा भारत है तो इसके सदर्न पोर्शन में इसकी एंट्री की गई थी, यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ था। फिर यहाँ से ये धीरे धीरे समय के साथ ये नॉर्दर्न इंडिया में भी आ गया। और जहांगीर एक ऐसे रूलर था जिसने टोबैको को बैन किया था। सास्पो कैलिप्से, बेसिकली जब सॉफ्टवेयर बेसिकली नए नए सॉफ्टवेयर जो है आते रहते हैं मार्केट में और उसको क्या है हम लोग जो है यूज करते हैं, लेकिन आज के समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है जहाँ पे क्या है कि सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ गई है। जो भी काम हम अभी तक एक पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर एक काम करता था, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक एआई है और वो 10 सॉफ्टवेयर 1000 सॉफ्टवेयर का काम कर दे रहा है। तो इससे क्या हुआ कि जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो कोलैप्स होती जा रही है। तो इसी को बोला जाता है क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत लोग हैं कि वो स्टार्टअप अपना कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में, लेकिन अब एआई आ गया तो वो सॉफ्टवेयर जो है एज ए स्टार्टअप जो है अब फेल हो गया क्योंकि सॉफ्टवेयर तो एक टाइप की सर्विस है। तो बेसिकली इस टर्म को जेफरीज के द्वारा इस टर्म को कॉइन किया गया था और ये यही रेफर कर रहा है कि फियर दैट एआई इज रिप्लेसिंग सॉफ्टवेयर नॉट जस्ट इनहेंसिंग इट, कि जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली जो एआई है वो जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसको रिप्लेस कर दे रही है, ना कि उस इंडस्ट्री को पुश कर रही है। नीलगिरी ताहर बेसिकली एक हुप्ड मैमल है और ये केवल इंडिया के वेस्टर्न घाट में पाई जाती है, वैसे इंडिया के वेस्टर्न घाट में। तो इंडिया के वेस्टर्न घाट में ये जो आप कर्नाटक, केरल और ये तमिलनाडु वाले रीजन में आपको जो है नीलगिरी ताहर देखने को मिलेगा। इसकी जो बॉडी होती है गोट लाइक होती है, ये आप देख सकते हैं, ये गोट के जैसा ये दिखता है नीलगिरी ताहर। ये तमिलनाडु का जो है स्टेट एनिमल है और इसमें जो मेल होते हैं ना उनकी साइज लार्जर होती है कंपेयर टू दी फीमेल, और जो एडल्ट मेल होते हैं उनको सैडल बैक भी कहा जाता है। IUCN की कैटेगरी में इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है और ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, हमने पहले ही डिस्कस किया। और लार्जेस्ट पॉपुलेशन इरेविकुलम नेशनल पार्क में देखने को मिलती है। गुआनो बेसिकली एक्सक्रेटा है, सी बर्ड्स और सील्स जो होती हैं उनका जो है एक्सक्रेटा है, जिसका यूज नेचुरल फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है क्योंकि ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम में रिच होता है। और इस जब नेचुरल फर्टिलाइजर जो कि बेसिकली यूज किया जाएगा एरिड रीजन में,
इसका बेसिकली ये है कि जो चिले वाला रीजन है ना साउथ अमेरिका का, वहाँ पे आपको गुआने ज़्यादा मिलेगा, और वहाँ पे वो एरिड रीजन है चिले वाला, तो वहाँ पे जो है एग्रीकल्चर जो है पॉसिबल हो पाया इसी फर्टिलाइज़र की वजह से। और इस फर्टिलाइज़र का जब यूज करेंगे तो जो फूड है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बूस्ट होगी तो फूड सरप्लस होगा, तो उसको बेचा जाएगा, तो उससे क्या होगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी, तो पॉपुलेशन जो है ग्रोथ होगी। एक्सपंक्शन इन पार्लियामेंट, एक्सपंक्शन मीन्स बेसिकली होता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो स्पीच देते हैं उनके स्पीच में से कुछ वर्डों को काटना, क्योंकि वो वर्ड हो सकता है कि अनपार्लियामेंट्री हो, मतलब रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ना हो, डिफेमेटरी नेचर के हो, इनडिसेंट हो, अनडिग्निफाइड हो। और इस जो एक्सपेंशन किया जाता है बेसिकली स्पीच में से जो वर्ड कुछ काटे जाते हैं, वो लोकसभा का एक रूल है, रूल 380, इसके अकॉर्डिंग जो है ये काटा जाता है। और इस जो रिमूवल का जो ये पावर है ना कि वर्ड और इस रिमार्क्स जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के स्पीच से रिमूव किया जाएगा, इसकी पावर लोकसभा में स्पीकर के पास होती है और राज्यसभा में चेयरमैन के पास होती है। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट, जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। और लेकिन केवल ये ध्यान देने वाली बात है, केवल ऑफेंडिंग वर्ड्स जो कि रूल 380 है उसको ना फॉलो करता हो, उन्हीं वर्ड्स को हटाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि रूल 380 का यूज करते हुए पूरे स्पीच को ही डिलीट कर दिया जाए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इसका फाउंडेशन 1934 में हुआ था बाय आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण। तो ये पार्टी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही पार्टी ये बनी थी, जो बेसिकली जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है इसको प्रमोट करती थी। जवाहरलाल नेहरू ने इस पार्टी को सपोर्ट तो किया, लेकिन कभी इस पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाय द लेजिस्लेचर थ्रू एन एक्ट, दैट इज अ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत इस बॉडी को इस्टेब्लिश किया। और ये बॉडी वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इस बॉडी का फंक्शन ये रहता है कि जो फूड रिलेटेड मटेरियल्स हैं, जो खाद्य सामग्री हैं, उनसे उसको ये जांच पड़ताल करती है कि उसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि हार्मफुल है, और उनकी प्योरिटी भी डिटरमाइन करती हैं, स्टैंडर्ड सेट करती हैं कि उसमें कितना एडिटिव ऐड किया जाएगा। स्पाइरोगाइरा एक अलगी है जिसमें रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है। फ्रैगमेंटेशन में बेसिकली एक जो मैच्योर्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना, जो कि बेसिकली इस केस में स्पाइरोगाइरा है, ये एक फिलामेंट है स्पाइरोगाइरा का। ये मान लीजिए ये जो है मैकेनिकल स्ट्रेस या एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और ये एक फ्रैगमेंट फ्रैगमेंट 1 बन गया, ये फ्रैगमेंट 2 बन गया। तो और ये दोनों जो फ्रैगमेंट स्मॉलर बने हैं, ये एक न्यू स्पाइरोगाइरा में ये जो है ग्रो कर जाते हैं। न्यूटन डिस्क बेसिकली एक ऐसी डिस्क है, ये आप देख सकते हैं, जिसमें जो वाइट कलर के सातों लाइट होती है ना, वाइट कलर में टोटल जो वाइट कलर होता है इसमें 7 कलर होते हैं, क्योंकि जब आप इसको ये जो प्रिज्म है जब प्रिज्म से पास करते हैं तो ये 7 कलर में ये डिस्पर्स हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोला जाता है। जिस डिस्पर्सन ऑफ लाइट बेसिकली आप बोल सकते हैं कि जो वाइट लाइट है जब वो अपने कंपोनेंट्स कलर में डिवाइड हो जाती है तो उसी को बोलते हैं डिस्पर्सन। तो जब भी किसी डिस्क में, जो कि एक न्यूटन डिस्क इस केस में बोला जा रहा है, उसमें जब ये सातों कलर कर दिए जाएंगे बराबर बराबर एरिया में, और इनको जो है बेसिकली जब इसको बहुत हाई स्पीड से रोटेट किया जाएगा ना तो ये वाइट दिखेगा। ऐसा इसलिए होता है कि जो परसिस्टेंट ऑफ विजन, जब हम कोई इमेज देखते हैं ना तो हमारे रेटिना पे वो इमेज जो है 1/16 ऑफ अ सेकेंड, जो कि लगभग 0.06 सेकेंड होता है, इतने टाइम के लिए वो इमेज जो है हमारी रेटिना पे बनी रहती है। अगर वही इमेज जो है हमको इसी 0.06 के अंतराल पे बार बार दिखाई जाए तो वो हमको मूविंग दिखेगा। तो यही केस यहाँ पे हो रहा है। जब ये सातों कलर हमको दिखाई, ये जब बहुत स्पीड से घुमाया जाता है तो ये हमको वाइट दिखता है, बिकॉज ऑफ द यही परसिस्टेंट ऑफ विजन। लेकिन इस जो कलर होता है उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जिसके कारण ये हमको प्योर वाइट नहीं दिखता, ये हमको ऐसा प्रतीत होता है कि वाइट है।
जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप O माइनस होता है उसको वो पर्सन जो है यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। और जिसका ए बी पॉजिटिव होता है वो किसी भी पर्सन से ब्लड ले सकता है, तो उसको बोलेंगे यूनिवर्सल एक्सेप्टर। आनंद मठ एक बुक है जो कि 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई थी। ये बुक जो है जो सन्यासी रिवोल्ट था उस पर बेस्ड है। इस बुक में इस सन्यासी रिवोल्ट का जिक्र है, और इस बुक से ही जो है जो हमारा आज का नेशनल सॉन्ग है ना, वंदे मातरम, यहीं से इसी बुक से लिया गया है। इस बुक में मदर गॉडेस की 3 इमेज मेंशन है। मदर एज सी वाज, मतलब माता जैसी थी, माता जैसी है, माता जैसी होगी। ये 3 इमेज उसमें आनंद मठ में मेंशन है। मातंगिनी हाजरा, ये मातंगिनी हाजरा को जो है लेडी गांधी बोलते हैं। ये जो है जो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में चला था, उस टाइम पे जो है इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। विलिंगडन आइलैंड ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड है जो कि इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल आइलैंड है, जो कि कोच्चि केरल में स्थित है। और लॉर्ड विलिंगडन जो कि वायसराय थे इंडिया के 1931 से 1936, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान इस आइलैंड का निर्माण हुआ था, इसीलिए इसको विलिंगडन आइलैंड बोलते हैं। इस आइलैंड पे आपको जो है, ये केरल में स्थित है, यहाँ पे आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी का जो है ऑफिस देखने को मिलेगा। सल्तनत टाइम पे, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे आपको कुछ टैक्सेस मिल जाएंगे, जैसे खुम्स, खरज, जिजिया। जो खुम्स टैक्स होता था ये बेसिकली जब आर्मी जो है दिल्ली सल्तनत की कहीं पे लड़ने जाती थी तो वहाँ से जो भी वार बूटीज होते थे, मतलब वहाँ पे जैसे जीत गए तो वहाँ का जो लूटपाट करते थे उसमें से 1/5 जो है वो स्टेट का होता था, यानी जो दिल्ली सल्तनत होती थी, जो रूल किंग होता था वो जो है उसको लेता था। और अगर मान लीजिए कोई हिडन खजाना है जो कि मिल गया, उस पर जो है गवर्नमेंट 1/5 जो है वहाँ से भी गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। और खर्च एक टाइप का लैंड टैक्स था। जिजिया एक जो है बेसिकली रिलीजियस टैक्स था, जिसका इंट्रोडक्शन पहली बार इंडिया में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जब 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सिंध पे जो है विजय प्राप्त की थी। 712 कॉमन एरा में मोहम्मद बिन कासिम ने जो है अटैक किया था ना सिंध पे, और फिर विजय प्राप्त की थी, उसके बाद इसने इंट्रोडक्स किया। लेकिन अकबर जो थे, अकबर ने इसको जिजिया को 1564 में एबॉलिश कर दिया। और उसके बाद औरंगजेब ने 1669 में इसको दोबारा जो है इसको रीइम्पोज कर दिया जिजिया टैक्स को। तो दोस्तों आज का लेक्चर अब यहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि अब कल हम जो है फिर से नए चीज़ों के साथ डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक चीज़ और, ये कैसा इनिशिएटिव है ज़रूर बताइएगा, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा, जो भी कमी होगी हम उसको सुधारेंगे और चीज़ों को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बाय दोस्तों।